नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका इस अध्याय द्वितीय के अंतिम सत्र में मैं स्वागत करता हूं। इस सत्र में हम भौतिक राशियों और उनके मात्रकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बहुत अधिक प्रयुक्त राशियों के बारे में बात करेंगे, फिर मात्रकों की बात करेंगे और अंत में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात करेंगे और उसमें अभी कुछ परिवर्तन हुए हैं तो उन परिवर्तनों की चर्चा भी करेंगे। आइए बात करते हैं भौतिक राशियों और उनके मात्रक की। तो सबसे पहले मैं 3 भौतिक राशियों की बात करना चाहूँगा जिसका उपयोग आप दैनिक जीवन में बहुत अधिक करते हैं। तो वो राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। इनके मात्रकों के बारे में भी आप निश्चित रूप से परिचित होंगे। लंबाई को हम मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मापते हैं। इसी प्रकार से द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम या पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। इसके अलावा कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनका प्रयोग हम बहुत बार करते हैं और ऐसी राशियों में 2 राशियां हैं जिसको समतलीय कोण और घन कोण के नाम से जाना जाता है। समतलीय कोण के बारे में आप अपनी निचली कक्षाओं में बहुत विस्तार से पढ़ चुके होंगे, लेकिन घन कोण आपके लिए एक की नई संकल्पना होगी। तो मैं इन दोनों बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा और वो सहसंबद्धता के लिए भी जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम किसी समतलीय कोण की बात करें तो जब आप किसी समतल में 2 रेखाओं की कल्पना करते हैं तो 2 रेखाओं के बीच में क्या विस्तार है, इसको आप समतलीय कोण के माध्यम से निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समतलीय कोण की। इसके लिए हमने एक वृत्त लिया है। ये पहला वृत्त देखिए जो हरे रंग का है। तो इसमें ये चाप है C1 C2 और ये वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है और थीटा को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं C1 C2 बाय R, अर्थात चाप बटे त्रिज्या। अगर आप इसमें पूरा का पूरा चाप ले लेते हैं तो पूरे चाप का मतलब आप इस वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो वो 2 पाई r होता है और इस वृत्त की त्रिज्या r है। तो 2 पाई r को जब आप r से डिवाइड करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 पाई तो ये पूरा कोण होगा, इस पूरे वृत्त द्वारा इस बिंदु पर बनाया गया कोण। और जब आप किसी चाप की बात करते हो तो इस स्थिति में ये कोण 2 पाई से कम होगा और इसको चाप बटे त्रिज्या के रूप में लिखते हैं। तो इसकी इकाई हम रेडियन लेते हैं। अब इसी संकल्पना को त्रिविम में बढ़ाएं, 3 डायमेंशन में बढ़ाएं तो उस स्थिति में हम वृत्त की जगह पर एक गोला लेंगे और मान लीजिए फिर से हम r त्रिज्या का गोला ले रहे हैं। अब इस गोले पर अगर आप कोई पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं और उसके सारे बिंदुओं को इस गोले के केंद्र से मिला देते हैं तो इस स्थिति में ये यहाँ एक क्षेत्रफल होगा। अलग अलग दूरी पर अलग अलग क्षेत्रफल का एक भाग होगा।
तो इसको हम ठोस कोण के नाम से जानते हैं। अगर आप इस गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है और उसको आर स्क्वायर से आप विभाजित कर दें तो हमें 4 पाई मिलता है। तो अगर हम इस गोले का पूरा भाग नहीं लेकर के कुछ संक्षिप्त भाग लेते हैं तो उस स्थिति में कुछ और घन कोण मिलेगा जो कि 4 पाई से कम होगा। तो जैसे आपने समतलीय कोण में कोण को चाप और त्रिज्या के अनुपात में लिया था, तो उसी प्रकार से यहाँ हम चाप की जगह क्षेत्रफल लेंगे और त्रिज्या की जगह त्रिज्या का स्क्वायर लेंगे। तो ये dA/r स्क्वायर जो है ये घन कोण कहलाता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। आप गौर करेंगे कि रेडियन और स्टेरेडियन तो ये दोनों ही विमाहीन राशियां हैं, अर्थात समतलीय कोण लंबाई बटे लंबाई तो कुछ नहीं बचता है। इसी प्रकार से यहाँ क्षेत्रफल और ये आर स्क्वायर तो ये भी क्षेत्रफल की विमा, तो यहाँ भी कुछ नहीं बचता है। तो ये दोनों ही विमाहीन राशियां हैं। घन कोण की संकल्पना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से जब आप प्रकाश की बात करते हो तो प्रकाश की स्थिति में हम विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोतों की बात करते हैं और उससे प्रकाश फैलता है स्पेस में और वो जो भी आयतन होता है तो उस पूरे में फैलता है। तो किसी विशिष्ट आयतन में जब आप प्रकाश की बात करते हो तो उस स्थिति में घन कोण की संकल्पना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भौतिकी के अन्य शाखाओं में भी इसका बहुतायत से प्रयोग होता है। तो आप घन कोण के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ अन्य मात्रकों की भी चर्चा करना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे मात्रक ऐसे हैं जिसका आप बहुतायत से प्रयोग करते हैं, जैसे कि समय के मापने के लिए सेकंड के बजाय हम मिनट या घंटों की बात करते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में दिन और वर्षों की बात भी करते हैं। इसी प्रकार से कोण को मापने के लिए हम डिग्री का उपयोग बहुतायत से करते हैं, आयतन के लिए हम लीटर का उपयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम के अलावा क्विंटल, टन, कैरेट आदि का प्रयोग भी करते हैं। इसी प्रकार से क्षेत्रफल के लिए हेक्टेयर, आर आदि का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इन मात्रकों के बारे में भी कुछ जानकारी होना अपेक्षित है और मैं आप सभी से ये अपेक्षा करूँगा कि आप ऐसे प्रचलित मात्रकों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएं। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण मूलभूत भौतिक राशि की जिसको हम लंबाई के नाम से जानते हैं। लंबाई से आप विभिन्न रूपों में परिचित हैं। दैनिक जीवन में आपका लंबाई से वास्ता पड़ता रहता है और लंबाइयाँ बहुत बड़ी भी हो सकती हैं और बहुत छोटी भी हो सकती हैं। बहुत बड़ी लंबाई की बात करें तो जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापनी हो या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापनी हो तो इसमें हम एक विशिष्ट विधि का प्रयोग करते हैं जिसे
लंबन विधि या पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। तो उसमें हम पृथ्वी के दो सुदूर स्थान लेते हैं और उन स्थानों से उस दूरवर्ती वस्तु को देखते हैं और फिर दोनों स्थानों से उस सुदूर वस्तु पर कितना कोण बनता है, तो उसके आधार पर हम ये अनुमान करते हैं कि सुदूर वस्तु पृथ्वी से कितनी दूर है। तो आप लंबन विधि के कई उदाहरण इस पाठ्यपुस्तक में भी दिए गए हैं, तो उनको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक कम लंबाइयों के मापन की बात है, तो उसके लिए भी कई प्रकार की विधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं। जैसे कि स्केल से आप परिचित हैं, जो 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, और उससे कम मापन अगर आपको करना है तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स और गोलाई मापी, जिसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं। इससे भी कम लंबाई जब आपको मापन करनी हो तो हम प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। उससे भी कम लंबाइयों का मापन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसमें सुरंगन माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग माइक्रोस्कोप आदि अलग अलग प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे तकनीकी में सुधार आता जा रहा है, उसी हिसाब से हम छोटी से छोटी लंबाइयों को मापने में सक्षम हो पा रहे हैं। यहाँ आपके लिए एक सारणी है कि अगर हम इस ब्रह्मांड में लंबाइयों के परिसर एवं कोटि की बात करें, तो अगर आप प्रोटॉन का आकार लें तो प्रोटॉन का आकार 10⁻⁻15 मीटर का है, जिसको हम फर्मी मीटर भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बहुत अधिक लंबाई की कल्पना करें तो ये प्रेक्षणीय विश्व की परिसीमा तक की दूरी है, मतलब जितने भी ब्रह्मांड की आप कल्पना कर सकते हो, तो ये उसका आकार है। और ये बहुत बड़ी संख्या है, ये 10⁻26 मीटर। तो इस प्रकार से बहुत अधिक इसमें परिवर्तन है इस लंबाई के माप में। और वो कितना है, 10⁻⁻15 से 10⁻26, मतलब 26 + 15, तो ये 10⁻41। 10⁻41 एक बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकें। जैसे अगर आप हिंदी में गणना करना शुरू करें तो आप बोलते हैं हजार, हजार के बाद फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। तो ऐसे करके ये संख्या बढ़ती है, फिर भी हम 10⁻41 तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी परिसर, बहुत बड़ी इसमें एक वेरिएशन है लंबाई की, बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़ी आकार वाली वस्तुएं हमारे पास हैं। इसी प्रकार से अगर हम कुछ प्रचलित मात्रकों की बात करें लंबाई की, तो फर्मी एक महत्वपूर्ण मात्रक है जो सूक्ष्म स्तर पर प्रयोग होता है। एंगस्ट्रॉम एक दूसरा मात्रक है जो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। इसी प्रकार सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी अगर लें तो इसको हम एक खगोलीय मात्रक बोलते हैं। तो ये खगोलीय पिंडों के लिए दूरी का मापन इस मात्रक में किया जाता है।
इसी प्रकार से अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें तो ये इससे भी बड़ा मात्रक है और ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर है। इसी प्रकार से अगर हम पारसेक की बात करें तो ये भी लंबाई का मात्रक है और ये एक प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर है। तो बहुत प्रकार के मात्रक हमारे पास लंबाई को मापने के लिए हैं। अब मैं दूसरी मूलभूत भौतिक राशि की तरफ आता हूं, जिसको हम द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। और आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं तो उन सब में द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान भी लंबाई की तरह बहुत छोटा द्रव्यमान भी हो सकता है और बहुत बड़ा द्रव्यमान भी हो सकता है। अगर आप सूक्ष्म द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसकी कोटि 10⁻30 किलोग्राम की होती है। और दूसरी तरफ अगर आप पूरा ब्रह्मांड लें तो इसका द्रव्यमान 10⁻55 किलोग्राम के ऑर्डर का होता है। और इनको मापने के लिए भी फिर अलग अलग विधियों का, अलग अलग तकनीकों का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि बहुत छोटे द्रव्यमान जब आप मापते हो अणुओं और परमाणुओं के, तो उसके लिए हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से जब आप बहुत बड़े द्रव्यमानों का मापन करते हैं तो ये मुख्यतः अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष विधियों से हम उनका अनुमान करते हैं। और इसमें परमाणुविक स्तर पर जो एक मात्रक है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मात्रक है और इसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अर्थात एटॉमिक मास यूनिट का मतलब एकीकृत परमाणु संहति मात्रक। और ये अगर आप 6C12 6C12 ये कार्बन का समस्थानिक लेते हैं तो इसके एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग जब आप लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को भी शामिल करते हैं तो जो द्रव्यमान आता है तो उसको हम 1U बोलते हैं और उसका मान 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। यहाँ एक और रुचिकर तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जैसे कि आपने लंबाई की परास देखी 10⁻41 तक, तो इस स्थिति में भी ये 10⁻30 से लेकर के 10⁻55 अर्थात ये हो गया 85। तो 85 का मतलब लगभग 41 इंटू 2। अब अगर मैं तीसरे महत्वपूर्ण भौतिक राशि की बात करूं जिसको समय के नाम से जानते हैं, तो समय को मापने की भी अलग अलग विधियां हैं, जिसमें से कुछ विधियां जैसे दीवार घड़ी या दूसरे प्रकार की घड़ियां, तो इससे आप परिचित होंगे। इसके अलावा भी समय को मापने की अलग अलग विधियां होती हैं। उन विधियों में नहीं जाकर के मैं यहाँ फिर से बात करना चाहूँगा कि हम कितने कम समय की बात कर सकते हैं और कितने अधिक समय की बात कर सकते हैं। तो आपको ये जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि सबसे अस्थायी कण जो होते हैं तो उनका जीवन काल केवल 10⁻24 सेकंड के बराबर होता है। आपकी एक पलक झपकने में लगभग 1/10 सेकंड लगते हैं और ये जो समय है 10⁻24 सेकंड बहुत बहुत कम समय है। इसी प्रकार से अगर आप हृदय की धड़कनों के बीच का समय देखें तो ये 1 सेकंड के लगभग है। और अगर आप प्रकाश तरंग के आवर्तकाल की बात करें तो ये 10⁻15 सेकंड के बराबर है। अगर मैं समय के बढ़ते हुए क्रम में बात करूं मात्रकों के, तो उस स्थिति में चंद्रमा से
पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है उसको लगभग 1 सेकंड के आसपास लगता है, जबकि सूर्य से पृथ्वी तक जो आता है प्रकाश तो उसका ऑर्डर लगभग 100 सेकंड का है, अर्थात 10⁻² सेकंड का है। और इसमें भी जो अधिकतम समय होगा तो वो ब्रह्मांड की आयु ही होगा, और वो है 10⁻17। अब फिर से गौर करें कि यहाँ हमने न्यूनतम सीमा ली 10⁻24 सेकंड और अधिकतम सीमा ली 10⁻17 सेकंड। फिर से ये आ जाता है 10⁻41। वाह क्या बात है! तीनों ही स्थितियों में ये 10⁻41 से किसी न किसी रूप में संबंधित है। तो इससे आप कुछ निष्कर्ष निकालिएगा। निश्चित रूप से ऐसा होगा कि इन तीनों राशियों में एक दूसरे से अंतर संबंध होगा, एक दूसरे से अंतर निर्भरता होगी, जिसके कारण से इनके परासों का मान उसी कोटि का मिल रहा है। अब अगर हम मात्रकों की बात करें तो उसमें एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूँगा कि आप कोई सा भी मात्रक प्रयोग करें तो उस मात्रक का मानक होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आप आयतन को लीटर में मापते हैं, द्रवों के आयतन को, तो जब आप पेट्रोल या डीजल लेते हैं किसी पेट्रोल पंप से तो ये लीटर में मापा जाएगा। और अगर 1 लीटर मानकीकृत नहीं होगा, अगर भारत का 1 लीटर स्वाजीलैंड के 1 लीटर के बराबर नहीं हो, अगर अमेरिका का 1 लीटर स्वीडन के 1 लीटर के बराबर नहीं हो, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। और अगर 1 लीटर में 10 मिलीलीटर का भी अंतर आता है किसी एक जगह, तो जब आप हजारों लीटरों की बात करते हो तो उसमें ये कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए पूरे विश्व के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितने भी मात्रकों की बात करते हैं तो उन मात्रकों को पूरे विश्व में एक ही रूप से स्वीकारा जाए, और एक मात्रक का एक जगह जो अर्थ है, एक जगह उसकी जितनी मात्रा होती है वही विश्व में सब जगह हो। तो इस कार्य के लिए विश्व के देशों ने सोचा कि हमें साथ में बैठ कर के इनको मानकीकृत करना चाहिए। और इसमें जो एक मात्रक पद्धति आई जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से संभव हो सकी, तो उसको हम बोलते हैं SI मात्रक पद्धति। SI अर्थात सिस्टम डे इंटरनेशनल। बेसिकली मूलतः ये फ्रांस में एक संस्था है BIPM अर्थात अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो। तो उसके पास ये जिम्मा है कि वो प्रत्येक मात्रकों को सही रूप में परिभाषित करें। अब अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें कुछ मूल राशियां होती हैं और कुछ व्युत्पन्न राशियां होती हैं। मूल राशियों का मतलब वो मौलिक होती हैं, उनको किन्हीं अन्य राशियों से व्युत्पन्न नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र होती हैं। जबकि व्युत्पन्न राशियां इन मूल राशियों पर निर्भर करेंगी। तो अगर आपको सभी मूल राशियों और उनके मात्रक के बारे में पता है तो आप व्युत्पन्न राशियों की बात
कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए जब हम चाल की बात करते हैं तो चाल दूरी बटे समय होता है। दूरी को हम लंबाई में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड, तो ये उसका मात्रक हो जाएगा चाल का। तो इसमें जो मूल मात्रक प्रयुक्त हो रहे हैं वो लंबाई और समय ही है। तो हमें चाल के मात्रक को अलग से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल मूल राशियों के मात्रक को परिभाषित करने की आवश्यकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ ये बता दूं कि हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। 7 में से 3 की बात मैं कर चुका हूँ, लंबाई, द्रव्यमान और समय। बची हुई जो 4 राशियां हैं वो हैं विद्युत धारा, ऊष्मागतिक तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो अब इनके मात्रकों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। लंबाई का मात्रक मीटर है, इसको प्रतीक m से दर्शाते हैं। और m की जो परिभाषा है, मीटर की जो परिभाषा है, तो वो प्रकाश की चाल से संबंधित है, उससे इसको व्युत्पन्न किया गया है। तो इससे हमें जब आप प्रकाश की चाल का मान ले लेते हो और सेकंड को हमने पहले से परिभाषित कर रखा है, तो उन दोनों के पदों में आप लंबाई की बात कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का एक प्रोटोटाइप रखा था, ये पहले की स्थिति थी। प्रोटोटाइप का मतलब एक मानक एक बेलन था, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का, तो उससे हमने किलोग्राम को परिभाषित किया था। लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन हो गया है, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड को अगर आप सीजियम 133 परमाणु लेते हैं तो उसमें एक शुद्ध मूल अवस्था होती है और उसमें अति सूक्ष्म स्तर होते हैं 2, तो उनके बीच में जो संक्रमण आवृत्ति है इस परमाणु की, तो उस आवृत्ति के आधार पर हमने सेकंड को परिभाषित किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा को पहले ऐसे परिभाषित किया जाता था कि अगर आप 2 तारें लेते हैं जिनमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो, 1 मीटर दूरी पर हो, तो उस स्थिति में कुछ विशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था, तो उस आधार पर इसको परिभाषित किया गया था। तो अब जो एक विशेष परिवर्तन हुआ है वो ये कि धारा अब ये मूल नियतांक के रूप में परिभाषित कर दी गई है। ये मूल आवेश के रूप में, मूल आवेश जिसको हम ई से निरूपित करते हैं, जिसका एक विशिष्ट मान है, तो उसके आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से ऊष्मागतिक ताप, तो इसको हम केल्विन में मापते हैं और केल्विन को एक अन्य नियतांक बोल्ट्जमान नियतांक जिसका ये मान है, तो इससे इसको परिभाषित किया गया है। उसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा को आवोगाद्रो स्थिरांक Na इसके रूप में स्थापित किया गया है। और कैंडेला जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो इसको एक विशिष्ट आवृत्ति वाला एक वर्णी विकिरण लेते हैं और उसके रूप में इसको परिभाषित किया गया है। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं ये 2000
19 में ही हुए हैं। इससे पहले इनके जो मात्रक थे तो वो किन्हीं ऐसी चीज़ों पर निर्भर थे जिनमें परिवर्तन संभव हो सकता था। जैसे कि मैंने द्रव्यमान की बात की थी, द्रव्यमान को अभी प्लांक नियतांक से परिभाषित किया जाता है, जबकि पहले प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन रखा था, एक प्रोटोटाइप रखा था, तो उसके आधार पर उसको परिभाषित किया जाता था। अब इसको क्यों मूल स्थिरांकों के रूप में परिभाषित किया गया, इस बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। उसका कारण बहुत सरल है और वो ये कि जब हम किसी भौतिक वातावरण की बात करते हैं तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, चाहे ये परिवर्तन बहुत कम स्तर का ही क्यों न हो। जैसे 1 किलोग्राम में मान लीजिए 1 मिलीग्राम भी कम या ज़्यादा हो गया तो उससे उसकी मानकता पर फर्क पड़ेगा। इसलिए अभी ये जो सातों के सातों मात्रक हैं तो ये इन मूलभूत स्थिरांकों के रूप में परिभाषित किए गए हैं। और मूलभूत स्थिरांकों का मतलब ये है कि प्रकृति में अगर आप कहीं भी जाएं, इस पृथ्वी पर हों या चाहे आप किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर हों, तो इनके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रायोगिक स्थितियों पर निर्भर नहीं करते हैं, प्रकृति के मूलभूत स्थिरांक हैं। तो अगर इनके आधार पर हम मात्रकों का निरूपण करेंगे तो उस स्थिति में उसमें अनिश्चितता कम से कम होगी और उसमें मानक का उपयोग सभी जगह हम सार्वभौमिक रूप से कर पाएंगे। तो ये BIPM की तरफ से एक सांकेतिक चित्र है जिसमें ये सातों मात्रक हैं, किलोग्राम द्रव्यमान का, मीटर लंबाई का, सेकंड समय का, एम्पियर विद्युत धारा का, केल्विन उष्मागतिक तापमान का, मोल पदार्थ की मात्रा का और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। तो इनको प्लांक नियतांक, निर्वात में प्रकाश के वेग और सीजियम परमाणु में आवृत्ति, मूलभूत आवेश, बोल्ट्जमान स्थिरांक, अवोगाद्रो स्थिरांक और KCD, तो इसके रूप में निरूपित कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है मापनों को परिशुद्ध बनाने के लिए BIPM की तरफ से, जो 2019 में ही संपन्न हुआ है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से मूलभूत मात्रक हैं और उनको क्यों हमने प्रकृति के मूलभूत स्थिरांकों के रूप में निरूपित किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमने इस सत्र में क्या क्या पढ़ा। हमने विभिन्न भौतिक राशियों की बात की, उनमें से कुछ मूलभूत राशियों के मापन की बात की, उनके परास और कोटि की बात की, और अंत में हमने मापनों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अर्थात SI पद्धति के बारे में बात की और 2019 में हुए परिवर्तनों की बात की कि कैसे इन मात्रकों को अब मूलभूत स्थिरांकों के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। तो आशा है मापन एवं मात्रक के विभिन्न पहलुओं से आप परिचित हुए होंगे और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कीजिएगा, अधिक से अधिक आप आपस में चर्चा कीजिएगा
विमीय विश्लेषण को भी आप जो आगे के अध्याय पढ़ेंगे तो उससे इसमें और अधिक स्पष्टता आएगी, तो आप उसको देखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।